जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपना एसएससी टेक 61 का एक्सपीरियंस। और पर्टिकुलरली अगर बात करें एसएससी टेक का, तो मैं रिसेंटली शॉर्टलिस्ट हुआ हूं फॉर एसएसबी। और जो मेरी एसएसबी आई है एसएसबी इलाहाबाद में, उसके अलावा अगर आप पहली बार एसएसबी इलाहाबाद जा रहे हैं तो मैं प्रीवियसली 2 टाइम्स एसएसबी इलाहाबाद जा चुका हूं, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस जान सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा अगर आपको जानकारी चाहिए ड्रेस कोड या डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो उसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बना रखी हैं। उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके उन वीडियोस का फायदा उठा सकते हैं। और इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं अपने स्टेज 1 और स्टेज 2 का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों, इस एसएसबी के लिए मैं एक बैकपैक लेके जा रहा हूँ और एक ट्रैकिंग बैग लेके जा रहा हूँ। ट्रैकिंग बैग में मेरा सारा रहने का सारे जितने भी कपड़े और ड्रेस कोड मुझे लगेगा वो रख लिया है। और अपने बैकपैक में मैंने अपना लैपटॉप और डॉक्यूमेंटेशन और रिलेटेड जो भी एसएसबी रिलेटेड मेरा स्टडी मटेरियल है वो सब रखा हुआ है। तो ये 2 लगेज मैं लेके जाने वाला हूँ। तो अब यहाँ से निकलते हैं। अभी मैं मैसूर में हूँ, पहुँचते हैं यहाँ से रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, मैं रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं और मुझे रूम से निकलते ही बस भी मिल गई थी बहुत जल्दी। तो अभी मैं मैसूर रेलवे स्टेशन पे हूं और मुझे जाना है बेंगलोर यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पे। तो ये जो ट्रेन है मेरी हम्पी एक्सप्रेस, ये मुझे डायरेक्ट यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पे लेके जाएगी। अराउंड 143 किलोमीटर्स की जर्नी है और इसका ट्रेन नंबर है 16592। और ये ट्रेन नंबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझसे एक बार एक इंटरव्यू में, जो मेरी इनिशियल एसएसबी थी, उसमें एक इंटरव्यू में मेरे से इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने पूछ लिया था कि तुम्हारा जो ट्रेन था जिससे तुम आए हो उसका ट्रेन नंबर क्या था। उसके बाद से मैं ट्रेन नंबर अपने याद रखने लग गया। तो जाके सीट पकड़ते हैं यहाँ से। और ये जो मेरा एसएसबी का अटेम्प्ट है, ये मेरा 19th अटेम्प्ट है और बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट हो चुके हैं मेरे। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। इलाहाबाद का ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। तो चलो ट्रेन पकड़ते हैं और पहुंचते हैं यशवंतपुर। वहां से मैं आगे की जर्नी बताऊंगा आपको कि मैं कैसे कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं 10 और मैं पहुंच चुका हूँ यशवंतपुर रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे मुझे ट्रेन में ही मेरे कुछ कलीग्स मिल गए थे। L&T के हाउसकीपिंग स्टाफ थे वो, और वो इतने प्यारे थे ना, इतने हम्बल थे। जो वो खा रहे थे वो मुझे भी खिला रहे थे, मैंने उन्हें पहचान लिया था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। वो लोग जा रहे थे मंत्रालयम, तो वहाँ पे एक टेम्पल है, वहाँ पे विज़िट करने जा रहे थे वो लोग। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा डिनर का व्यवस्था करूँगा, उसके बाद मैं आपको आगे का प्लान बताता हूँ क्या करना है। यशवंतपुर से मेरी ट्रेन कब है सब कुछ बताऊँगा। A few moments later. तो दोस्तों, मेरा डिनर हो चुका है और मैं हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। यहीं पे मेरी ट्रेन आने वाली है और जो मेरी ट्रेन है वो है दुरंतो सुपरफास्ट। तो ये मेरी पहली जर्नी होने वाली है दुरंतो में। और ये जो ट्रेन है ये यहाँ से चलेगी 11:40 पे और मुझे जहाँ पे जाना है जो कि झांसी है, झांसी में पहुँचेगी अराउंड 26 आवर्स के बाद, रात को 1 से 2 बजे के बीच में। और वहाँ से फिर मुझे एक और ट्रेन करनी है ग्वालियर के लिए, और फिर मैं ग्वालियर पहुँचूँगा। ग्वालियर से मुझे अपने घर से डॉक्यूमेंट्स उठाने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उठाने के बाद एक दिन अपने घर पे रहूँगा फैमिली वालों के साथ, अपना टाइम स्पेंड करूँगा। फिर रात में ट्रेन पकड़ के अपने डेस्टिनेशन पे जाऊँगा, दैट इज़ प्रयागराज, एसएसबी इलाहाबाद। तो कितनी ट्रेन चेंज कर ली मैंने, एक मैसूर टू बेंगलुरु, दैन बेंगलुरु टू झांसी 2, फिर झांसी टू ग्वालियर 3, दैन ग्वालियर टू इलाहाबाद 4। तो आप देख रहे हो 4 ट्रेनें बदल के मैं अपने
डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो बस इतना लंबा सफ़र करने वाला हूँ मैं। देखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। दोस्तों, ये जो हमसफ़र का डब्बा है B9, इसी में मेरी सीट कंफर्म हुई है। पहले RAC थी, लेकिन अब मुझे कंफर्म सीट मिल गई है, तो जर्नी में मज़ा आएगा। दोस्तों, तो मैं ग्वालियर रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं और अभी लगभग 5 बज रहे हैं। तो मुझे लगभग 3 दिन हो चुके हैं जर्नी में, डे 3 है। और इससे पहले मैं झांसी में पहुंचा था अराउंड 3:30 AM पे। और जैसे ही मैं अपनी ट्रेन से उतरा हूँ, वैसे ही मुझे कर्नाटका एक्सप्रेस मिल गई थी। तो मुझे ग्वालियर तक आना था, तो दुरंतो रुकती नहीं है ग्वालियर पे, तो मैं उस ट्रेन से उतरा और सीधा कर्नाटका एक्सप्रेस में बैठ गया। तो मेरा लक अच्छा था कि मैं डायरेक्टली उस ट्रेन में बैठा और मुझे 5 बजे ग्वालियर उतार दिया। तो ग्वालियर पहुंच ही चुका हूँ। यहाँ से निकलता हूँ अपने घर पर और फिर आगे का सीन आपको बताता हूँ। आज रात को है मेरी 9 बजे ट्रेन इलाहाबाद के लिए। A few hours later. तो दोस्तों, फिर मैं सीधा अपने घर पे आ गया। और घर पे आने की जो खुशी होती है, वो किसी भी चीज़ से आप कंपेयर नहीं कर सकते। और पूरी रात मैं सोया नहीं था, क्योंकि मुझे ट्रेन चेंज करनी थी। तो मैं गलती से दिल्ली नहीं पहुंचना चाह रहा था, तो इसीलिए मैं पूरी रात सोया नहीं। तो यहाँ पे आके मुझे चैन की नींद मिली है, और जो नींद है बहुत ही मस्त आई है मुझे यहाँ पे। और फिर उसके बाद घर का खाना, मज़ा आ गया। और घर वालों से मिलके तो मतलब 4 चांद लग गए। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स और ड्रेस कोड जो भी मुझे यहाँ से उठाना था वो भी उठा लिया। और बाकी यहाँ से अपनी कंटिन्यू करते हैं जर्नी को। निकलेंगे यहाँ से ग्वालियर टू इलाहाबाद, जो कि ट्रेन है मेरी 9 बजे, और अभी लगभग बज रहे हैं 7। तो निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपको रेलवे स्टेशन पे। तो दोस्तों, मैं ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे आ गया हूँ और एक ही दिन में दूसरी बार मैं ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे आ चुका हूँ। तो जो मेरी ट्रेन है उसका नाम है बुंदेलखंड एक्सप्रेस और नंबर है 1107। तो ये 9 बजे चलेगी यहाँ से और अभी हो रहा है 8:43। तो लगभग 10 घंटे लेगी प्रयागराज के लिए और अराउंड 500 किलोमीटर्स की जर्नी होने वाली है मेरी। और ये जो आप ट्रेन बगल में देख रहे हैं वो मेरी ट्रेन है। चलो उसको बोर्ड करते हैं। और जो मेरी टिकट है वो पहले से ही RAC में थी और वो कंफर्म भी नहीं हुई है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ये प्रॉब्लम है। जो मेरी दुरंतो वाली थी वो भी RAC में थी, लेकिन वो फॉर्चुनेटली कंफर्म हो गई थी। तो लेट्स सी कैसे जर्नी करता हूँ मैं। तो मिलते हैं आपको प्रयागराज में। दोस्तों, रश देख रहे हो आप, क्या भीड़ है। ऐसा लग रहा है सब इलाहाबाद जा रहे हैं। और मेरा जो कोच नंबर है वो S555 है, RAC है। S4 यहाँ से घुसते हैं। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे।
तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और अगर आपको स्टे का जानना है तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, सबसे बेस्ट है, सैनिक आराम गृह, बिल्कुल एसएसबी के पास में है जहाँ पे मैं अभी जाने वाला हूँ। और दूसरा ऑप्शन है, स्टेशन के जस्ट सामने बहुत सारे होटल्स हैं। तो मैं दोनों चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ। तो सैनिक आराम गृह चीप भी है और ज़्यादा कन्वीनियंट भी है मेरे लिए और सारे एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए। तो वहीं पहुँचते हैं, फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ क्या सीन है। A few moments later. तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ सैनिक आराम गृह कदम कुंज। और अभी मेरे से रुपए तो नहीं लिए हैं, लेकिन लगभग 200 रुपये लेते हैं पर बैठ के। और रूम भी बहुत अच्छा है, कूलर भी दिया हुआ है। और रेलवे स्टेशन से मुझे सैनिक आराम गृह आने के लिए 17 रुपीज़ लगे हैं, क्योंकि मैंने रैपिडो बाइक कर ली थी रेलवे स्टेशन से सैनिक आराम गृह तक। तो बस है, अब फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ और सोता हूँ, क्योंकि ट्रेन में RAC टिकट थी मेरी, तो सो भी नहीं पाया क्योंकि मेरे को शेयर करनी पड़ी अपनी सीट। तो बस आराम करते हैं, तैयारी करते हैं कल की। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे। जय हिंद दोस्तों। तो मेरी SSB इलाहाबाद कंप्लीट हो चुकी है फॉर SSC टेक और अनफॉर्चुनेटली मैं स्क्रीन आउट हो गया हूँ। तो अब बात करेंगे इस वीडियो में SSC टेक में मेरे साथ स्टेज 1 में क्या क्या चीज़ें हुई थी और क्या क्या आया था। लेकिन अगर मैं बात करूँ यार SSB इलाहाबाद की, तो लोग बोलते हैं इसे SSB रिजेक्शन सेंटर। तो SSB रिजेक्शन सेंटर बोलते हैं कॉन्फ्रेंस में आउट होने के लिए, लेकिन यार मेरे लिए तो ये सच का रिजेक्शन सेंटर बन चुका है, क्योंकि मैं 3 बार SSB देने गया हूँ, तीनों बार SSC टेक की देने गया हूँ और तीनों बार स्क्रीन आउट रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं SSB इलाहाबाद ने मुझे कितना बड़ा दर्द दे रखा है। तो बाकी सब छोड़ो दोस्तों, आप बात करते हैं स्टेज 1 के बारे में। तो सबसे पहले आप कैसे SSB इलाहाबाद पहुंच सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली आ रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है, रेलवे स्टेशन से आप ई रिक्शा कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और वहां से डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। और मैं जैसे सैनिक आराम गृह में रुका था कदम कुंज में, तो आप रेलवे स्टेशन से ई रिक्शा कर सकते हैं। आपके साथ अगर बहुत सारे दोस्त हैं SSB वाले तो उनको लेके आ सकते हैं, तो आपको सस्ता पड़ेगा वहां पर पहुंचना। अदरवाइज अगर आप मेरी तरह अकेले हैं, रेलवे स्टेशन पे कोई मिल नहीं रहा है, तो आप रैपिडो बाइक कर लीजिए, वो भी आपको 30 to 40 रुपीज में सैनिक आराम गृह पहुंचा देगी। और अगर आपको और भी एक नई चीज मुझे पता चली कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे डॉर्मेट्री भी अवेलेबल है, और वो लेते हैं 135 रुपीज फॉर 24 आवर्स। तो ये तो और भी चीप है रहने के लिए, हमारे जैसे SSB एस्पिरेंट्स के लिए। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं एट रेलवे स्टेशन, क्योंकि रेलवे स्टेशन से ज्यादा दूर है नहीं SSB इलाहाबाद। तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स चेक्ड एट द मेन गेट। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, फिर होता है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन फॉर्म। ये तीनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हम लोगों को ब्रेकफास्ट करने के लिए भेज दिया था, और ब्रेकफास्ट के बाद हम लोगों को एक हॉल में ले जाया गया था। उस हॉल में मैं अब तक 3 बार बैठ चुका हूँ और वहां से कुछ भी पॉजिटिव न्यूज मुझे मिली नहीं है। तो अब बात करते हैं स्टेज 1 की। फिर हम लोगों के फिर हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार फिर से हुआ, थोड़ा डिटेल में हुआ। जो फ्रेशर्स थे उनका डॉक्यूमेंट ज्यादा अच्छे से हुआ था, क्योंकि उन लोगों में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थे, उन चीजों को क्लैरिफाई किया गया। और कुछ स्टूडेंट्स का या कैंडिडेट्स का जो डॉक्यूमेंट्स का इशू था, उन लोगों को एक नई डेट दे दी। और पहले क्या करते थे, उनको डॉक्यूमेंट आउट कर देते थे, लेकिन इस बार एक नई डेट अलॉट की गई थी उन लोगों को। तो अच्छी बात है यार कि इतनी दूर से बंदा आ रहा है और आप उसको डॉक्यूमेंट आउट कर दे रहे हो और एक और मौका नहीं दे रहे हो, लेकिन इस बार मौका दिया गया। तो दैट्स गुड न्यूज फॉर एवरीवन। चलो अब बात करते हैं OIR की। तो 2 OIR के टेस्ट हुए थे, और जो टाइम मिला था हम लोगों को दोनों OIR टेस्ट में 35 मिनट्स मिला था। और टेस्ट बुकलेट नंबर की बात करें तो 53 और 55 मिला था। और ये दोनों ही बुकलेट बहुत ही ईजी है। और अगर आपको सिमिलर बुकलेट चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिव अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी, और उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पे मैंने एक PDF पिन कर रखा है, तो वो एक बार SSB से पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी इशू ना हो OIR में। तो मैंने ना 15 to 17 मिनट्स में दोनों OIR कंप्लीट कर लिए थे। 35 मिनट्स बहुत लंबा टाइम है, तो समझ सकते हैं आधे टाइम तो मैं बैठा हुआ था, देख रहा था दूसरों को क्या कर रहे हैं। तो ऐसे ही मेरा OIR अच्छा चला गया था, मुझे कोई डाउट नहीं था कि OIR में कुछ इशू है मुझे। फिर OIR हो जाने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेज 1, दैट इज PPDT। तो PPDT में जो पिक्चर थी हमारी, उसमें क्या था, 4 कैरेक्टर्स थे, इनफॉर्मल्स एंड पार्टी वेयर। 2 मेल थे, 2 फीमेल थे। 2 मेल्स थे वो कोट पैंट पहने हुए थे, और 2 फीमेल थी वो पार्टी वेयर पहनी हुई थी। ऐसा लग रहा था ये लोग किसी पार्टी में जा रहे हैं या कहीं एंजॉय करने जा रहे हैं इवेंट में। और एक बंदा जो था ना, वो स्नीक कर रहा था इन चारों पे पीछे से एक वॉल से। जैसे ये चारों लोग खड़े हैं, ठीक है, तैयार होके बन के बिल्कुल मस्त खड़े हैं। यहाँ पे एक वॉल है, यहाँ से एक बंदा कोने से झांक रहा है, ठीक है। जैसे ये बंदा 5वां, ये पीछे ही अगर दीवार के पास जाके झाके इस पिलर के पीछे से, तो ऐसा कुछ पिक्चर था। और जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स थे ना यार, उन लोगों ने पता नहीं इग्नोर जानबूझ के किया, इस बंदे को इग्नोर ही कर दिया जो पीछे से झांक रहा था, उसे स्टोरी में डाला ही नहीं।
तो बात करते हैं। सबसे पहले मैंने बॉक्स में कैसे बनाया था, यहाँ पे एक फीमेल थी, ठीक है, फीमेल 20 पॉजिटिव मूड, एक और फीमेल थी यहाँ पे 21 पॉजिटिव मूड, एक मेल था यहाँ पे 22 पॉजिटिव, इसको मैंने मेन कैरेक्टर बनाया था। एक मेल कैरेक्टर यहाँ बनाया था मैंने 20 पॉजिटिव मूड, यहाँ पे ये जो दीवार के पीछे से देख रहा था, एक मेल कैरेक्टर यहाँ पे था 20 पॉजिटिव मूड, और ये जो 4 ग्रुप था ये फॉर्मल्स और अच्छे कपड़े पहने हुए थे, और ये जो बंदा था ये पीछे से देख रहा था। तो जनरली जब भी मुझे 4 से 5 कैरेक्टर्स दिखते हैं पिक्चर में, तो मैं ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल फेस्ट स्टोरी बनाता हूँ, जो कि मेरे लिए काम कर जाती है। तो मैंने जो स्टोरी बनाई थी वो थी आयुष पांडे 22 was BTech final year student in Triple M Beauty and also a member of Cultural Sign-On. This is Cultural Society of my college. He was given the responsibility to organize the cultural fest. He informed other members of the society and invited them to help him organize the fest. First he hold the meeting with them and made the plan. While discussion, he noticed one person listening to them, so he inquired from him the reason. After listening to his interest, later he selected him as a volunteer and also selected other volunteers from junior years and divided the various tasks among them, like shortlisting participants for various events, decorating venue, inviting guests for the fest, arrangements of the food and refreshments, etc. He himself took the responsibility of bringing the sponsorships for the events and met various companies, explained them about the events and got the sponsorship. At last, he revisited all the arrangements before the event. Cultural fest was organized smoothly and whole college enjoyed. आयुष अप्रिशिएटेड हिज टीम एंड वॉलंटियर्स फॉर देयर एफर्ट्स। तो आप ये जो स्टोरी देख रहे हैं ये अभी बहुत लंबी लग रही है, और आपको ना जरूरी नहीं है कि पूरी स्टोरी कंप्लीट करनी है। मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर मैं कंप्लीट नहीं कर पाता, स्टोरी कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, मेरी भी स्टोरी वहां पे कंप्लीट नहीं होती है। मैं यहाँ पे पूरी स्टोरी इसलिए लिख देता हूँ ताकि अगर आपको रेफरेंस चाहिए किसी स्टोरी का तो आप यहाँ से ले सकते हैं। आप अगर एक्शंस तक लिख देते हैं ना कंप्लीट, तो आप वहां पे जब नरेशन का टाइम है वहां पे आप कंप्लीट कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, विद इन 1 मिनट। और मेरा अगर आगे का स्टेप की बात करें, फिर हम लोगों को नरेशन के लिए डिवाइड कर दिया जाता है। हम लोगों का जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग थी वो 119 था, जो कि एसएससी टेक के मुकाबले बहुत ही अच्छा रिपोर्टिंग नंबर है, क्योंकि जनरली 250 से 300 के बंदे रिपोर्ट करते हैं, और इसमें से हम लोगों के 26 बंदे स्क्रीनड इन हुए थे, ठीक है। तो यार प्रॉब्लम ये थी कि 119 बंदे रिपोर्ट किए हैं, तो आप यार ग्रुप बना सकते हो, छोटे छोटे ग्रुप्स बना दीजिए, 10 to 15 के अगर ग्रुप बना दोगे ना तो अच्छे से जीडी और नरेशन अच्छे से हो जाता है। लेकिन यार हमारे साथ क्या हुआ कि हम लोगों का 19 बंदों का ग्रुप बनाया, पहला बंदा जो बोल रहा है आखिरी बंदे को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मुझे उसमें हाईली डाउट था। तो हम लोगों का ग्रुप बना दिया, नरेशन मेरा अच्छा चला गया था, क्रिस्प एंड क्लियर, मैंने प्रैक्टिस कर ली थी। मीनवाइल जो टाइम मिलता है ना हम लोगों को लिखने और ग्रुप डिस्कशन के लिए ले जाते हैं दूसरे हॉल में, उसके बीच में, तो नरेशन मेरा अच्छा हो गया था। जीडी के लिए क्या हुआ, हम लोगों को फिर डिवाइड कर दिया 8 और 9 के ग्रुप में, और हमारा जो ग्रुप था इतनी भसड़ मच गई थी, फिश मार्केट हो गया था, कोई किसी को बोलने नहीं दे रहा था। तो मैं थोड़ी देर के लिए तो शांति रहा, मैंने सोचा वाई टू कंट्रीब्यूट इन द फिश मार्केट। तो फिर सोचा यार ये तो चुप ही नहीं हो रहा है, तो कंट्रीब्यूशन के लिए मुझे कुछ बोलना पड़ा। मैंने कुछ पॉइंट्स बोले, कुछ अग्री किए लोग, लेकिन इतना हैफेजार्ड था ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। फिर हम लोगों का ग्रुप बोला कि नेक्स्ट ग्रुप को डिस्कशन स्टार्ट करना है, तो उन लोगों ने ग्रुप शुरू किया। उन लोगों ने हमारे से थोड़ी सी लीड्स ले ली थी, तो उनका जो डिस्कशन था थोड़ा मीनिंगफुल लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो लोग किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं कॉमन स्टोरी के। बट हम लोगों का ग्रुप का जीडी इतना अच्छा हुआ नहीं था। फिर हम लोगों को बोला कि चलिए ठीक है आप जा सकते हैं, तो हम लोग वहां से निकल गए। अब मुझे क्या लग रहा है, मेरी स्टोरी तो मुझे ठीक ठाक लग रही है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, नरेशन भी मेरा अच्छा था। मुझे लगता है मेरा प्रॉब्लम हुआ है जीडी में, क्योंकि वहां पे आपको स्टैंड आउट करना होता है उन 10 to 15 कैंडिडेट्स में इन ऑर्डर टू गेट स्क्रीनड इन। तो जीडी में पता ही नहीं चला कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन किस कैसे आइडियाज दे रहा है, एक्शंस दे रहा है। तो मेरे पर्टिकुलर ग्रुप में तो नहीं हुआ मेरा, ठीक है। मेरे साथ में 1-2 बंदे और थे जो स्क्रीनड इन हुए, उनकी स्टोरीज भी सिमिलर थी। किसी ने बना दिया था कि वो फ्रेशर्स को पार्टी दे रहे हैं, किसी ने बना दिया था कि एक सीनियर है वो फेयरवेल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है नेक्स्ट मंथ। और ऐसे ही एक बंदे ने बनाया था कि वो स्टार्टअप किया उन लोगों ने, तो वो सक्सेस हो जाता है तो वो उसकी सक्सेस पार्टी रखते हैं, तो उसको एंजॉय करने के लिए वो लोग पार्टी करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने उस बंदे को इग्नोर कर दिया जो पीछे से स्नीक कर रहा था उन लोगों पे। तो ये भी चीज मुझे लगी, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों का जीडी नरेशन सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोगों को एक लंच के लिए भेज दिया जाता है। लंच करने के बाद, अच्छा खासा खाना खिलाने के बाद रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं, और 119 में से 26 कैंडिडेट्स को स्क्रीन इन कर लिया जाता है। और जब मेरा नाम नहीं बोला गया था तो मैं तो 5-10 मिनट के लिए शॉक में ही था, मैं बोला भाई ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद मेरे को 2-3 बंदे मिले थे जो स्क्रीन इन हो रखे थे, जो मुझे कपूरथला में मिले थे। एक तो उत्कर्ष भाई मिले थे और एक और बंदा मिला था। तो अच्छा लगता है यार उन लोगों से मिलके जो हमें पहले एसएसबीज में मिले हुए हैं। तो ये था मेरा स्टेज 1 का एक्सपीरियंस फॉर एसएसबी इलाहाबाद। आज तक मैंने एसएसबी का स्टेज 1 का ही एक्सपीरियंस बनाया फॉर एसएसबी इलाहाबाद, क्योंकि अंदर रुकने का मौका ही नहीं मिला है। तो दोस्तों यही तक था। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू।
तो अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए या कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लेवा लाइफ लेस ऑर्डिनरी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको क्वेरीज है, कुछ क्लैरिफाई करना है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ankur97yadav@gmail.com पे। अगर आपको चैट करना है या कोई फर्दर क्वेरीज है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मेल मैसेज कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को, प्लीज लाइक इट, डू शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।